हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात। नमस्कार बच्चों, मैं राजेंद्र सिंह चौहान चौहान एकेडमी खंडवा से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, 11th अकाउंटेंसी में हम जर्नल एंट्री पढ़ रहे हैं और जनरल एंट्री जो दैनिक पंजी है या जिसको हम दोहरा लेखा प्रणाली की जो प्रारंभिक पुस्तक बोलते हैं, उसमें लेखा करने के कुछ निश्चित नियम हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी को मालूम है कि जर्नल में एंट्री करने के लिए हमें खातों का ज्ञान होना चाहिए। इसके पहले वाली क्लास में हम खातों के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि जो परंपरागत विधि होती है, उस परंपरागत विधि में खाते 3 प्रकार के होते हैं। एक व्यक्तिगत खाता, दूसरा वास्तविक खाता और तीसरा होता है नाम मात्र का खाता। और तीनों के रूल्स क्या है वो भी आप लोगों को पता होंगे कि व्यक्तिगत खाते में पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट, वास्तविक में आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट, और नाम मात्र के खाते में व्यय और हानियों को डेबिट और आय और लाभ को क्रेडिट। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए हैं। आज हम व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टे से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। हम किसी दुकान पर जब सामान लेने के लिए जाते हैं, मान लो हम किसी स्टेशनरी की दुकान पर बुक लेने गए, उस बुक की वैल्यू 200 रुपये है, 200 रुपये है। जब हम उससे डिस्काउंट की बात करते हैं कि आप हमें कितना डिस्काउंट देंगे, तो वो 10%, 10% वो हमें उस बुक के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है उस पर 10% डिस्काउंट देता है। तो 200 रुपये का 10% मतलब वो हमें 20 रुपये डिस्काउंट देगा। मतलब उसने हमें बुक कितने में बेची? 180 रुपये में बेची। ये जो 20 रुपये का डिस्काउंट, जो सूची मूल्य इसको बोलते हैं, पुस्तक में जो छपी हुई वैल्यू होती है वो सूची मूल्य कहलाता है। इस मूल्य के ऊपर उसने जो 20 रुपए का डिस्काउंट दिया वह व्यापारिक बट्टा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने 180 रुपए में पुस्तक खरीदी और बेचने वाले ने 180 रुपए में पुस्तक बेची। अब यहां पर जो 200 रुपए है वो गायब हो गया। व्यापारी अपनी पुस्तक में क्या लिखेगा कि उसने कितने में पुस्तक बेची? 180 में। और खरीदने वाला क्या लिखेगा कि मैंने 180 में खरीदी। इसका मतलब यहां पर व्यापारिक बट्टे को पुस्तकों में दिखाने की जरूरत नहीं है और इसी कारण हम बोलते हैं कि व्यापारिक बट्टे का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता। ठीक, अब उसके आगे की स्टेप क्या है? हमने 180 रुपए की बुक खरीदी, दुकानदार मेरी पहचान का है, मैंने उसको बोला 8 दिन बाद में पैसे दूंगा। इसका मतलब मैंने उधार खरीदी। अब 8 दिन के बाद मैंने 8 दिन का समय तो दे दिया, लेकिन मेरे पास सपोज 2 दिन के बाद ही पैसा आ गया 180, तो मैं 2 दिन के बाद ही उस दुकान पर रिटर्न करने जाऊंगा। तो दुकानदार को मैं 180 रुपये जब दूंगा तो वो खुश हो जाएगा। मतलब कि भाई 8 दिन के बजाय वो 2 दिन में ही हम पैसे देने गए, तो नॉर्मली हर एक व्यक्ति खुश हो जाता है। तो 180 रुपये जब हम उसको देते हैं तो 180 रुपये नहीं लेता और वो हमें 10 रुपये का और डिस्काउंट दे देता है। मतलब वो हमारे से 170 रुपये ही लेता है, 10 रुपये का हमें कैश डिस्काउंट देता है। मतलब यहाँ पर वो नगद 10 रुपये हमें वापस कर देता है। ये वाला जो डिस्काउंट है ये नगद छूट कहलाती है, नगद बट्टा कहलाता है, जो कि विक्रय मूल्य पर निकाला जाता है। उसने 180 रुपये में जो बेची थी उस पर ये बट्टा निकाला जाता है। मतलब 180 में से उसने हमारे से केवल 10 रुपये लिए। अब उसने अपनी पुस्तक में तो लिखा किया था कि 180 में पुस्तक बेची है और जब उसको पैसा मिल रहा है तो 170 ही मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर उसको 10 रुपये का हिसाब दिखाना पड़ेगा और इसीलिए हम बोलते हैं कि नगद बट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से खरीदने वाले ने 180 में खरीदी, अपनी पुस्तक में उसने 180 लिखा। जब लेखा करने जाएगा तो उसमें लिखेगा कि भाई मैंने कितना पेमेंट किया, तो 170 रुपये पेमेंट किया, तो भैया 10 रुपये कहाँ गड़बड़ हो गई? तो वहां पर आपको दिखाना पड़ेगा कि 10 रुपये का आपको कैश डिस्काउंट मिला है। और इसी कारण से क्रेता विक्रेता दोनों की पुस्तकों में नगद बट्टे का लेखा किया जाता है, लेकिन व्यापारिक बट्टे का लेखा नहीं किया जाता। तो बच्चों, आज हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं और उसको सॉल्व करने वाले हैं। उससे संबंधित जो मेथड उसको समझने वाले हैं कि किस प्रकार से उसको हल किया जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग उसको समझिए, फिर सेल्फ करके देखिए। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक SBPD बुक का क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम हल करके देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। देखिए,
महेश की पुस्तकों में निम्नांकित लेन देनों के लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए। महेश नाम का व्यापारी, उसकी पुस्तक में जर्नल प्रविष्टि करना है। महेश ने 25,000 से व्यापार आरंभ किया। ठीक है, यह हमें मालूम है कि रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाते से या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसने आपूर्तिकर्ता सतीश को 5,000 रुपए मूल्य का माल भेजने के लिए आदेश दिया। तो जो महेश है, उसने उसका कोई सप्लायर है जो माल भेजने वाला है, उसको उसने 5,000 रुपए का ऑर्डर दिया कि भैया मुझे 5,000 रुपए का मूल्य का माल चाहिए। तो इसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये क्या है, आदेश है, ऑर्डर है। जब तक आपके पास माल नहीं आ जाता तब तक आप उसको क्रय नहीं बता सकते। इसका मतलब आदेश का लेखा, ऑर्डर का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता। इसलिए जो सेकंड वाली एंट्री है इसका लेखा हम नहीं करने वाले हैं। तीसरा है, ए से 10% व्यापारिक बट्टे पर माल खरीदा, सूची मूल्य 5,000। देखिए सूची मूल्य मैंने आपको अभी बताया था, मतलब जो प्रिंटेड वैल्यू होती है वह 5,000 रुपए मूल्य का माल आपने 10% डिस्काउंट पर खरीदा। इसका मतलब 5,000 का 10% 500 रुपए होता है। तो आपने ये जो माल है 4,500 रुपए में खरीदा। तो हम क्या एंट्री करने वाले हैं, क्रय खाता डेबिट ए से। यहां पर आपको व्यापारिक बट्टा दिखाने की जरूरत नहीं है। तो क्या एंट्री हो गया हमारी, क्रय खाता डेबिट हो जाएगा। इसका मतलब परचेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ए जो है वो क्या हो जाएगा, ए क्रेडिट हो जाएगा। परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे और ए को हम क्रेडिट करेंगे। फिर आगे है, हरिहर को 5% बट्टा पर माल बेचा, सूची मूल्य 2,000। सेम यही का यही है, आपने हरिहर को बेचा तो हरिहर जो है वो हरिहर डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कितने का माल बेचा आपने, 2,000 रुपए का माल 5% डिस्काउंट पर बेचा, तो आप 2,000 रुपए का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 पंजे 100 रुपए। इसका मतलब आपने 1,900 रुपए का माल खरीदा, तो हरिहर 1,900 रुपए से डेबिट और आप सेल्स अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। विक्रय खाता क्रेडिट हो जाएगा। ये पहले हम समझ चुके, क्रय डेबिट होता है और विक्रय क्रेडिट होता है। फिर मैसर्स नीलकमल से 12,000 रुपए सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक बट्टा और 3% नगद बट्टे पर खरीदा गया। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए पहले हम सवाल पर ही चलते हैं ताकि आपको मैं वहीं पर क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर हम सीधे सवाल पे चलते हैं और उसे ही हल करते हैं। जनरल प्रविष्टि हम करेंगे। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले हमारा आएगा जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा क्या था, इसमें यदि हम डेट देखेंगे तो क्या आएगा, महेश ने 25,000 रुपए से व्यापार आरंभ किया। अब यहां पर तारीख नहीं दी गई है। ठीक है, तो हम नंबर 1 डालेंगे। तारीख नहीं दी गई है तो हम तारीख नहीं लिखेंगे, नंबर 1 डाल देंगे। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। महेश ने 25,000 रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। बीइंग बिजनेस
स्टार्टेड। 25,000 रुपये नगद से व्यापार प्रारंभ किया उसने। अब सेकंड नंबर क्या आएगा? सेकंड नंबर लिखा जाएगा उसने आपूर्तिकर्ता सतीश को 5,000 रुपये मूल्य का माल भेजने का आदेश दिया। इसका मतलब हम उसकी एंट्री नहीं करने वाले हैं। तीसरा है ए से 10% व्यापारिक बट्टे पर माल खरीदा, सूची मूल्य 5,000 रुपये है। इस सूची मूल्य 5,000 रुपये का माल खरीदा, तो क्या लिखेंगे हम? परचेस अकाउंट डेबिट टू ए। ए से खरीदा 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये सूची मूल्य का माल है। 10% उसका जो डिस्काउंट है वो कितना होगा? 500 रुपये होगा। इसका मतलब 5,000 में से 500 रुपये हम माइनस कर देंगे तो बचेगा 4,500। तो ये हमने माल कितने में खरीदा? 4,500 रुपये में खरीदा। बीइंग गुड्स परचेस्ड, 5,000 रुपये मूल्य का माल खरीदा गया। ठीक है, अब फिर हम तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरे नंबर पे क्या दिया गया है? हरिहर को 5% बट्टा पर माल बेचा, सूची मूल्य 2,000 है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर कौन आएगा? हरिहर। क्योंकि हरिहर का नाम आ रहा है तो हरिहर डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। अब यहां पर भी हम वही करने वाले हैं। 2,000 रुपये मूल्य का माल 5% डिस्काउंट पर बेचा, तो बीसा पंजे 100, मतलब 2,000 रुपये में से हम 100 रुपये माइनस करेंगे तो बचेगा 1,900। मतलब हमने हरिहर को 1,900 रुपये का माल सेल किया। यहां पर आ जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, हरिहर को 1,900 रुपये का माल बेचा गया। अब और देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे दिया है मैसर्स नीलकमल से 12,000 रुपये सूची मूल्य का माल, 10% व्यापारिक बट्टा, 3% नगद बट्टा और 80% नगद राशि चुकाई गई। ठीक है, तो 12, 10, 3 और 80। थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? सबसे पहले तो 12,000 व्यापारिक बट्टा, व्यापारिक कटौती। तो व्यापारिक कटौती कितनी है? 12,000 रुपये मूल्य का माल है, 10% डिस्काउंट पर बेचा गया। इसका मतलब 12,000 का 10% कितना हो गया? 1,200। तो 12,000 में से 1,200 रुपये माइनस कर देंगे, कितना होगा? 12,000 में से 1,200, ये हो जाएगा 10,800 रुपये। ठीक, इतने में सेल किया गया। अब नगद बट्टा क्या है? नगद कटौती। नगद कटौती किस पर निकालेंगे? 10,800 पर। 10,800 का 3% तो 324 रुपये। ठीक है, तो 10,800 माइनस 324 रुपये, ये माइनस करेंगे हम, कितना बचेगा? 10,800 माइनस 324, 6, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 3 गया 4, 9,476 रुपये। इतने पैसा उसको मिलने वाला है। ठीक है, अब 80% में क्या लिखा है उसने? 80% पे मैसर से 12,000 रुपये सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर, 3% नगद बट्टे पर क्रय किया, 80% नगद राशि चुकाई गई। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर 10,800 रुपये का जो माल उसने बेचा था, ठीक है, तो 10,800 का 80% पहले तो निकालेंगे।
10,800 का 80%, क्योंकि नगद डिस्काउंट किस पर मिलेगा, जितनी राशि चुकाई जाएगी, तो जितना पेमेंट देने जाएगा उस पर ही 3% मिलेगा ना। तो 10,800 का 80% कितना हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से जीरो कट गया, 864 रुपए, सॉरी 864 नहीं, कितना हो जाएगा ये, 8 शून्य 8 8 एकम 8, 8,640, मतलब ये नगद भुगतान, इसको हम ऐसा लिखेंगे। सेल कितना किया, 10,800 का विक्रय, मतलब उसने क्या किया, क्रय, सॉरी यहाँ पर हम सेल लिख रहे हैं, उसने कितने का माल खरीदा, 10,800 का माल खरीदा। भाई 12,000 रुपए सूची मूल्य का माल था, 10% व्यापारिक डिस्काउंट पर खरीदा तो 1200 डिस्काउंट मिल गया। कितने का माल खरीदा, 12,000 में से 1200 गया तो 10,800 का माल खरीदा। अब 10,800 में से उसने नगद पेमेंट कितना किया, 80%, मतलब 8,640, तो 8,640 रुपए का 3% इसको डिस्काउंट मिलेगा। तो 8,640 रुपए का 3% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 886.4, ये भी कट जाएगा तो ठीक है। इसका 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, पीछे 18 और एक 19, 3 8 24 और एक 25, 259 रुपए, मतलब 8,640 रुपए में से 259 रुपए उसको अप्रोक्सीमेट, मतलब 259 ही माने क्योंकि यहाँ 2 है, यदि 5 आता तो हम 260 मान लेते। तो यहाँ पर उसको 8,640, मतलब चौथे नंबर पर कितना पेमेंट करना पड़ा उसको, क्या नाम था उसका, नीलकमल, नीलकमल, ठीक है। तो नीलकमल को माल बेचा गया, मतलब नीलकमल से माल खरीदा गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, परचेस अकाउंट डेबिट। पहले तो आपने माल खरीदा, कितने का माल खरीदा, 10,800 का, ठीक है। अब ये 10,800 का आपको हिसाब देना है, बस एक बात ध्यान रखना, आपने माल कितने का खरीदा, 10,800 का। अब इसका 10,800 का हिसाब आपको देना है, तो आपने सबसे पहले तो उसको कैश पेमेंट कितना किया, कैश अकाउंट, कैश पेमेंट कितना किया आपने उसको, 8,640 में से 259 रुपए माइनस कर दो, 8,640 और 259 कैश डिस्काउंट, मतलब 1, 13 में से 5 गया 8, 5 में से 2 गया 3, 8,381 रुपए, इतना आपने उसको कैश पेमेंट किया। और आपको डिस्काउंट मिला, 259 रुपए का डिस्काउंट मिला, और टू नीलकमल जो बचा हुआ पैसा है, मतलब 8,600 कितना बच गया, इसमें से यदि हम 8,640 माइनस करेंगे तो 10,800 माइनस 8,640, 6, 1, 10 में से 8 गया 2, 2,160 रुपए, ठीक। अब इनको जोड़ेंगे तो 10,800 आना चाहिए, 9 और 1 10, 0, 8 5 13, 6 19 और 1 20, 0 2 आया, 2 3 5 2 7 और 1 8 और 8 2 10, 10,800। इस प्रकार से जो डिस्काउंट है, आधा नगद और आधा उधार जो आपने माल खरीदा, पेइंग गुड्स परचेस, भाई आपने सबसे पहले तो अब हम यहां देखते हैं, आपने 12,000 रुपए सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर खरीदा। सबसे पहले आप 12,000 का 10%, 1,200 रुपए इसमें से माइनस कर दो, मतलब आपने रियल में कितने का माल खरीदा, 10,800 का, क्योंकि व्यापारिक बट्टा सीधा सीधा माइनस कर दिया जाता है। तो क्रय खाता डेबिट हो गया 10,800 से। अब आपको पुस्तकों में 10,800 का हिसाब देना है।
अब 10,800 में से आपने उसको 80% नगद दिया, तो 80% जब आपने नगद दिया मतलब 8,640 उसको आप नगद देने गए, उसने आपको 3% का कैश डिस्काउंट दे दिया, मतलब 259 रुपए आपको डिस्काउंट दे दिया। 8,640 में से 259 रुपए आपको नगद छूट दे दी, मतलब आपने पेमेंट कितना किया, 8,381 का किया। और बचा हुआ पैसा अभी क्या है, उस पर उधार है, मतलब क्रय हमने खरीदा है, उसने आपको दे दिया है ना, डिस्काउंट दिया है, तो नीलकंठ को अभी आपको 2,160 रुपए का पेमेंट करना बाकी। तो जब आप पेमेंट करने गए, आपने माल खरीद लिया, आप जब पेमेंट करने गए तो 8,381 ही लिया, 259 का डिस्काउंट दे दिया, और 2,160 अभी आपको नीलकमल को पैसा देना बाकी रहा है। तो ये एक प्रकार से क्या हुआ, ये हमारा ये आधा नगद, आपने व्यापारिक बट्टा भी आ गया, नगद बट्टा भी आ गया, और साथ में ये आधा नगद और आधा उधार भी हो गया। इसमें वो सारी बातें आ गई जो उन्होंने पूछना चाहिए थी हमारे से। फिर है 15,000 सूची मूल्य का माल एस चौहान को 6% व्यापारिक बट्टा 1% नगद बट्टा पर बेचा और 60% राशि नगद थी। ये भी वैसे ही है, आपने बेचा है, ठीक है, वो खरीदने वाला था, ये बेचने वाला है। 6, 1 और 60, 15,000, ठीक है। तो यहां पर भी हम एक ही एंट्री बची है, एक एंट्री के हिसाब से मैं उतना ही खींचूंगा जितना आना चाहिए। डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो 15,000 रुपये मूल्य का माल है, 15,000 रुपये मूल्य का माल है, ठीक है। अब इस पर 6% जो है व्यापारिक बट्टा, मतलब 15 6 90, तो कितना हो गया 900। देखिए 15,000 रुपये मूल्य का माल था, 6% व्यापारिक डिस्काउंट पर खरीदा, मतलब 900 रुपये डिस्काउंट मिल गया, तो आपने 14,100 रुपये का क्या है माल बेचा। 15,000 रुपये का माल 6% डिस्काउंट पर बेचा, तो 900 रुपये डिस्काउंट, मतलब आपने 14,100 रुपये का माल बेचा। 14,100 रुपये ये आ गया, आपने 14,100 रुपये ये आपका आ गया, इतने रुपए का माल आपने बेचा। अब इसका हिसाब आपको करना है भाई, 14,100 में से 60% उसने आपको कैश डिस्काउंट दिया, 8,640 रुपये आपको देने आया। वो 8,640 रुपये पर आपने उसको 1% का डिस्काउंट दिया, इतना 85 रुपये, मतलब 8,640 में से 85 का आपने डिस्काउंट दे दिया, मतलब आपने कितना पैसा लिया उससे, 8,375। अब 60% मतलब 8,640, तो 14,100 में से 8,460 रुपये का 60% नगद दे दिया उसने, बचा कितना 5,640, ये क्या हो गया, उधार हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्रय और विक्रय दोनों में जो कैश डिस्काउंट किस प्रकार से दिया जाता है उसका देखा हमने, कि भाई आपने बेचा 14,100 में, आपको उसमें से मिला 60%, 60% में 1% डिस्काउंट दिया, तो 8,375 मिला, 85 डिस्काउंट दिया, और बाकी का पैसा उधार है 5,640 रुपये। इसी प्रकार से यहाँ खरीदने में भी, ठीक है, यह हम टोटल करेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा ग्रैंड टोटल। हम क्या बोलेंगे, ग्रैंड टोटल बोलेंगे, और इसको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये, फटाफट हम इसको जोड़ लेते हैं। 25,000, 4,500, 1,900, 10,800, 14,100, 56,300 रुपये, 56,300, और इधर भी 56,300। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। अब आगे क्या दिया है, अब हम बैंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। बैंक से संबंधित लेन देनों में, मतलब बैंक से संबंधित का मतलब ये होता है कि जब आप बैंक से, व्यापारी अधिकांश व्यवहार बैंक से करता है, वो चेक देता है, चेक प्राप्त करता है, उसको जमा करता है, बैंक में पैसा जमा करता है, बैंक से पैसा निकालता है, ये सारे व्यवहार वो करता है। यहाँ पहले हम उसको समझ लेते हैं कि किस प्रकार से उसकी एंट्री होगी। चंदन से 20,000 रुपए का माल खरीदा और भुगतान चेक द्वारा किया। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप माल खरीदोगे तो आप परचेस अकाउंट क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। आंख बंद करके बिल्कुल आपको डेबिट कर देना है। चंदन से 20,000 रुपए का माल खरीदा, ठीक है, और आपने उसको भुगतान चेक द्वारा किया। चेक द्वारा मतलब आपने वो पेमेंट कहाँ से कर रहे हैं, आप नगद नहीं कर रहे हैं, उधार नहीं कर रहे हैं, आप उसको बैंक के माध्यम से कर रहे हैं। इसका मतलब टू बैंक। जब भी चेक शब्द आएगा मतलब क्या जाएगा, बैंक वहां जाएगा। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया। फिर नगद विक्रय, 15,000 रुपए राशि चेक द्वारा प्राप्त हुई जिसे बैंक में जमा करवा दिया गया। भाई आपने माल बेचा, ठीक है, और आपको क्या मिला, चेक मिला। इसका मतलब आपको कैश भी नहीं मिला, उधार भी नहीं है, ये आपको चेक मिला जिसको आपने आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। तो बैंक खाता डेबिट, बैंक यहाँ पर पाने वाला हो गया, बैंक खाता डेबिट। और किसने, ये आपने माल बेचा था, टू सेल्स अकाउंट, तो 15,000 आ जाएगा। क्लियर। तीसरा है व्यक्तिगत प्रयोग हेतु बैंक से 5,000 रुपए निकाला। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए व्यक्ति जब निकालता है तो क्या होता है, ड्राइंग मतलब आहरण अकाउंट डेबिट, पैसा आपने 5,000 निकाला। कैश निकालते तो कैश अकाउंट होता, आपने बैंक से निकाला तो क्या है, बैंक का अकाउंट हो गया। ठीक। इसके बाद है अनुराग से 8,000 का एक चेक प्राप्त हुआ। अब यहां पर अनुराग से 8,000 रुपए का एक चेक प्राप्त हुआ और अनुराग से प्राप्त चेक को बैंक में जमा करवाया। इसका मतलब यहां ये बोलना चाह रहा है, जैसे इसके पहले जो था कि आपने नगद विक्रय किया और उसे बैंक में जमा करवा दिया, ठीक है, आपको चेक मिला, उसे बैंक में उसी दिन जमा करा दिया। लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग एंट्रीज है। कैसी एंट्री है ये, कि अनुराग से 8,000 का चेक मिला, तो सबसे पहले तो आपको चेक मिला, मतलब यहां पर आपके हाथ में चेक आ गया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अनुराग, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अनुराग। फिर से लिखते हैं, क्योंकि चेक अभी आपके हाथ में है, ठीक है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अनुराग। आपको चेक मिला, 8,000 रुपए का चेक मिला और आपके हाथ में रखा हुआ है, अभी आपने उसको बैंक नहीं भेजा, तो आपके हाथ में है चेक, वो अभी आपने उसको बैंक नहीं भेजा, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अनुराग। अब अनुराग से प्राप्त चेक को आपने बैंक में जमा करा दिया। इसका मतलब ये जो चेक है वो कहाँ चला गया, बैंक में चला गया। तो यहाँ बैंक क्या हो गया, पाने वाला हो गया। तो क्या एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, 8,000 रुपए का चेक बैंक पाने वाला हो गया। और आपने कौन सा चेक दिया, जो हाथ का चेक था, चेक इन हैंड अकाउंट, 8,000 रुपए का चेक आपने उसको बैंक में जमा करा दिया। तो बैंक खाता डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट से, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हम इस प्रकार की एंट्री करने वाले हैं। फिर एक किराया 2,000 का भुगतान चेक द्वारा किया, तो आप लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, किराया खाता डेबिट बैंक खाते से। इस प्रकार से हमें ये एंट्रियां करना है, ठीक है। तो बैंक से रिलेटेड एंट्री हम अगली क्लास में और करने वाले हैं। यहाँ मैंने आपको ये थोड़ी बहुत समझा दी है, अब अगली जो एंट्री हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।